वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इससे पहले जितने भी हम लोगों ने लेक्चर कवर करे हैं उन सभी में हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हैं, किसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने टाइप्स हैं, और धीरे धीरे हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट when it travel obliquely from one medium to another transparent medium is called refraction of light। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे तो क्या होता है, उसके पाथ में थोड़ा सा डेविएशन दिखाई पड़ता है। वो किसकी वजह से होता है? तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसके जो कॉज हैं वो पहला तुम्हारा होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट अगर ज़्यादा होगी या कम होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेविएशन। लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना वेंड हो रही है। इसका दूसरा भाषा में ये भी समझ सकते हो कि बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट कि लाइट किस तरह से बेंड हो रही है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास है कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास स्लेब। क्या है? ग्लास स्लेब। बाहर एयर होगी और इधर की तरफ चारों तरफ क्या है? एयर है। एयर में हमने किसी ग्लास स्लेब को रखा है। ग्लास स्लेब का नाम दे दिया ABCD। तो इधर भी एयर है, अंदर गिलास है, और इधर भी क्या होगा? बाहर वाले मीडियम को हम पढ़ेंगे रेयर मीडियम और अंदर वाले मीडियम को पढ़ेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है। अच्छा, तो हमने माना कि कोई भी लाइट रे हमारी इंसिडेंट रे ग्लास स्लेब के साइड पर पड़ी। तो जैसे ग्लास स्लेब के एक साइड पर पड़ेगी तो रेयर मीडियम में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं रेयर मीडियम, तो रेयर मीडियम जो है, रेयर मीडियम, इसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। सॉरी, लाइट की स्पीड जो रेयर मीडियम में होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। और यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे कि लाइट ऑफ स्पीड इन एयर C इक्वल्स टू हम लोग पढ़ा करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इससे ज़्यादा लाइट की स्पीड किसी मीडियम में हो ही नहीं सकती है। तो लाइट अगर ट्रेवल करेगी तो सबसे ज़्यादा ट्रेवल कहाँ करेगी? एयर में, या कहें तो रेयर मीडियम में। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे तो क्या होगा? तो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट यहाँ पर हुई, यहाँ पर क्या बनाई? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बना दिए परपेंडिकुलर। लाइट हमारी कौन सी है? PQ। यहाँ पर हमने नॉर्मल बनाया ये वाले पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। तो ये लाइट क्या करेगी? वास्तव में लाइट को बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? जैसे वो मीडियम चेंज होगा, एयर से ग्लास में जाएगी तो मीडियम चेंज होगा। तो मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट की स्पीड में थोड़ा सा अंतर आएगा, और जो लाइट की स्पीड में अंतर आएगा वो क्या करेगा? लाइट को बेंड करवा देगा। तो जैसे लाइट बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, अगर कोई मीडियम हमारा एक जैसा है तो यहाँ पर लाइट की स्पीड अलग होगी, यहाँ पर लाइट की स्पीड अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब ये है बच्चों कि पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे। जब पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं तो समझ जाओ कि ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, और क्राउडेड एरिया में स्पीड क्या होती है? कम। जब यहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो गई तो लाइट क्या करेगी? बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल की तरफ तो लाइट बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। जाना बिल्कुल सीधी चाहिए थी, लेकिन बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। तो वास्तव में लाइट बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? रिफ्रैक्शन की वजह से, या फिर स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, स्पीड की ऑफ लाइट की वजह से
लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये वाले पॉइंट हम पढ़ें। अब ये वाले पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। कहें तो यहाँ पर क्या है, गिलास, और यहाँ पर क्या होगा, एयर। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो यहाँ पर बनाएंगे नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर जब जा रही लाइट रे, रेयर टू डेंसर, तो जब वो रेयर टू डेंसर गई तो लाइट किधर बेंड हो गई, ये बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, तो टू बार द नॉर्मल। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट किधर बेंड होगी, टू बार द नॉर्मल। दूसरे केस की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने बनाया क्या, नॉर्मल। अब लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाएगी, तो यहाँ पर लाइट की स्पीड कम है और यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। अब ये लाइट क्या करेगी, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, लाइट की स्पीड बढ़ गई। तो लाइट की स्पीड जैसी बढ़ेगी रेयर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इमरजेंट रे। अब ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, तो यहाँ से जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल, और जब भी वो रेयर से डेंसर में जाएगी तो टू बार द नॉर्मल। तो ये ध्यान रखो कि जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो हमेशा वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए तो हमेशा नॉर्मल से दूर भागेगी। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ये वाले एंगल को हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाले एंगल को हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ हमारे और कॉन्सेप्ट हैं, जैसे लिखा है क्या होगा, डेंसस रेयर टू डेंसर। तो मान लो जो लाइट है वो एयर से कहाँ जा रही है, वाटर या गिलास में जा रही है। एयर से वाटर या गिलास, मतलब ये मीडियम हमारा क्या होगा, डेंसर मीडियम है, और ऊपर क्या है, रेयर मीडियम। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हम लोग पढ़ चुके हैं किधर बेंड होगी, तो नॉर्मल यहाँ पर बनाए, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर लाइट की स्पीड हो जाएगी कम, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। इट बेंड टू बार द नॉर्मल। ठीक है, पढ़ चुके हम। वेलोसिटी डिक्रीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और रेयर मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड केस, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए तो क्या होगा, तो ये डेंसर है, ये रेयर है। जब लाइट रे गिलास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये बनाए। अब लाइट बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, लाइट की स्पीड बढ़ गई। जब लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा, तो नॉर्मल से दूर भाग गई। तो ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाले को पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके थे, या फिर से पढ़ लो कि नॉर्मल के साथ जो भी इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा उसको हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जितना एंगल बनाएगा उसको हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर कोई डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर भागेगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर। अलोंग द नॉर्मल, अगर मान के चलो कोई लाइट रे अलोंग द नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉल हो जाए मीडियम के ऊपर, तो यहाँ पर किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा, इट पासिस अनडेविएटेड। वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लेब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो स्ट्राइक हो रही कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, 60 डिग्री। कैसे होगा, हमने मान ली ये गिलास स्लेब है, गिलास स्लेब पे इस तरह से क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है 30 डिग्री पे। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट कितना एंगल बना रहा है, तो ये नॉर्मल है, इंसिडेंट ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लेब नॉर्मली, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब नॉर्मली फॉल हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, 0। कोई ग्लास स्लेब है,
उस पर परपेंडिकुलर फॉल हो रही लाइट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वही है और लाइट रे भी वही है। इफ ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट? एंगल ऑफ इमर्जेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वही एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होता है ग्लास स्लैब वाले में केस में। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे इस तरह से लाइट इधर से आई, ठीक है, यहाँ नॉर्मल बनाए, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, उसके बाद फिर इधर चली गई, तो ये वाले एंगल को हम पढ़े थे क्या? एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट के। ठीक है, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बनेगा 60 डिग्री, तो आंसर होगा 60 डिग्री। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ए ग्लास स्लैब एट एंगल ऑफ 50 डिग्री, व्हाट इज द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्लैब, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट? तो नॉर्मल के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा 50 डिग्री। क्लियर है? A ray of light gets deviated when it passes obliquely from one medium to another medium because एक लाइट रे है डेविएट हो जाती है जब वो पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पर होता है किसकी वजह से? स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हम लोग कंसीडर करते हैं। राकेश परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रेसिंग द पाथ of a ray of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence. He observed that in all cases, सारे केसेस में क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज़्यादा होगी। ठीक है, बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ हमारे पॉइंट और हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जब भी लाइट हमारी, ठीक है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब जो भी इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। क्लियर है? सेकेंड क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज नॉन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर किसके होगा? कांस्टेंट। तो साइन आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन में साइन आर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर बनेगा कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये बना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि आइस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता है कितना? 1.31। डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना? 2.42। इसी तरह से डिफरेंट मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग होती है। इनके बारे में हम अध्ययन अभी करेंगे, बात करेंगे। एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, वो क्या है? जैसे मान के चलो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तो हो गया साइन आई अपॉन में साइन आर। क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो कॉज होंगे वो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? और एक चीज़ आपने और देखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा किसकी? ऑप्टिकल डेंसिटी के। ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है ये अभी हम बताने जा रहे हैं। देखो, जैसे मान लो कि अभी हम लोगों ने देखा कि आइस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना था वो था 1.31। और भैया अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी? डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू थी 2.42।
जब ये डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.42 है और आइस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.31 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक पता चल रहा होगा कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो। क्लियर है? मतलब जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसके लिए उस मीडियम में लाइट की स्पीड भी क्या होती है, कम। जैसे मान लो डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी, वहाँ पर कम होगी, क्योंकि पार्टिकल पास पास होंगे बहुत ज़्यादा। क्लियर? ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना। तो ये भी कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट के। ये डेंसर मीडियम है तो यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। ये रेयर मीडियम है तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। आगे बात करते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट किया होगा और देखा होगा कि जब किसी पेंसिल को किसी हम वाटर या किसी बीकर में डालते हैं, जैसे पानी वगैरह भरा होता है, तो आपको कुछ फिनोमेना देखने को मिलता है। वो क्या है? पेंसिल एपियर टू बी ब्रोकन इन अ बीकर विद वाटर। तो ऐसा एपियर होता है कि पेंसिल जो है वो ब्रेक हो चुकी है पानी में, जब भी हम देखते हैं। इस तरह से जब देखोगे तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये भी हमारे एक रिफ्लेक्शन का ही कॉज है। तो यहाँ पर जब देखते हो क्या होता है, तो यहाँ से एक हमने लाइट बिल्कुल नॉर्मल निकाली और एक लाइट हमने इस तरह से निकाली। यहाँ पर हमने दोनों नॉर्मल बनाई। नॉर्मल बनाने के बाद लाइट हमारी क्या करेगी, सीधी जा रही थी, इधर बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ से जब देखोगे तो लाइट हमें, क्लियर है, तो ये वाला कोना जो है ऊपर कुछ दिखाई पड़ेगा। इसको बच्चों हम पढ़ते हैं एपरेंट पोजीशन, अब इसको हम पढ़ते हैं एक्चुअल पोजीशन। तो जो निब है उसकी एक्चुअल पोजीशन ये है और एपरेंट पोजीशन ये है। Thus, because of the refraction of light coming from the part of the pencil that is under water, the pencil appear bent. तो जिसकी वजह से पेंसिल क्या है, बेंट नज़र हुई आती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। तो ऊपर हमारा दे रखा था रेयर मीडियम या फिर एयर, और ये दे रखा है ग्लास या फिर डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम को हमने मान लिया मीडियम नंबर 1 और डेंसर मीडियम को ले लिया हमने मीडियम 2। हम लोग जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। इसका सिंबल होगा आज से क्या, एन। क्या होगा, एन होगा सिंबल, ठीक है भाई। अगर बच्चों बात करें यहाँ से, अगर देखें थोड़ा सा, अगर देखें तो आज समझा देते हैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं दो तरह से। जैसे यहाँ पे लिखा है, एन से हम डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि इस सारी चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मींस फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें एक मीडियम क्या होना चाहिए, वैक्यूम या एयर। जैसे मान के चलो हमने लिखा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 2.42। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रेस्पेक्ट में है या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पर बात करते हैं वैक्यूम और एयर। तो यहाँ पर एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट क्या आएगा, 1.0003। वही अगर दूसरे की बात करें आइस, तो बाहर क्या वैक्यूम, तो लाइट हमारी गई नॉर्मल, यहाँ बनाई बेंड हो गई। तो जितना ज़्यादा बेंड होगा, अब ये ज़्यादा बेंड होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइट की स्पीड होगी कम और बाहर लाइट की स्पीड होगी ज़्यादा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा, 1.31 के बराबर होगा, ठीक है।
इसी तरह से हम वाटर की बात करें तो वाटर का होगा 1.33। तो डिफरेंट मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। गिलास का 1.52, रॉक सॉल्ट का 1.54, डायमंड का 2.42। तो ये हमारे अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। ये सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं वो हमारे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। कंक्लूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये भी बता रहा है कि अगर लाइट ज़्यादा बेंड कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर देखो लाइट की स्पीड क्या होगी, जितना ज़्यादा कोई डेंसर मीडियम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइट ज़्यादा बेंड करेगी। तो जैसे मान लो यहाँ पर आइस है तो आइस में कम करेगी, वाटर में ज़्यादा करेगी, डायमंड में बहुत ज़्यादा करेगी लाइट बेंड, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आया। क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 suggests that the speed of light in diamond will reduce by factor 2.42 as compared to its air or its speed in air। मतलब स्पीड इन एयर के रेस्पेक्ट में 2.42 फैक्टर कम होगी लाइट की स्पीड। कहाँ पर? डायमंड में। फ्रेमिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? वैक्यूम के। तो लिखेंगे क्या? सीधा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एन बराबर सी अपॉन में वी। सी अपॉन में वी। अब यहाँ पर केवल यह ध्यान रखना है कि एयर की बात कर रहे हैं और यह है वैक्यूम। ठीक है। एयर के रेस्पेक्ट में जब निकालोगे तो क्या होगा? ऊपर होगा सी अपॉन में एयर। अगर हम निकाले आइस और एयर का तो होगा क्या? स्पीड ऑफ लाइट ऊपर रहेगी एयर की और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट आइस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है। अगर हम निकालें किसका? गिलास के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर तो हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। ये बनेगा। ऊपर हमारा क्या होगा? सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सॉरी वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर तो वी ए अपॉन में वी डब्ल्यू। इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फॉर्मूला बनाना सीख लो। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, और इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इनको कैसे हम लिखेंगे जरा एक बार हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो लिखने का तरीका केवल ये है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमेशा होगा विद रेस्पेक्ट टू एयर। जैसे मान के चलो तुमने पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर तो बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। या फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बराबर होता है सी अपॉन वी। सी अपॉन वी। तो यहाँ से किसी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालें तो बनेगा सी अपॉन में वी एन। सी अपॉन वी एन। तो यहाँ से एन डब्ल्यू की वैल्यू बनेगी सी अपॉन में वी डब्ल्यू और अपॉन में हो जाएगा क्या, सी अपॉन में वी ए। सी से सी खत्म हो जाएगा तो बन जाएगा वी ए अपॉन में वी डब्ल्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इस तरह के फॉर्मूले आप डिजाइन करना सीख लें। ये है एब्सोल्यूट के लिए। ठीक है। इसी तरह से अगर रिलेटिव निकालें, रिलेटिव का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास दो मीडियम है, एक है हमारे पास गिलास और दूसरा मान के चलो ऊपर है एयर। तो लाइट हमारी एयर से आ रही है, कहाँ जा रही है, गिलास में जा रही है, तो बेंड कट जाएगी ऐसे। ठीक है। ऊपर वाले मीडियम को नाम दे दिया 1 और नीचे वाले मीडियम को नाम दे दिया 2।
यहाँ से अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड, तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बराबर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इसी तरह से अगर लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो होगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो इस तरह के फॉर्मूले आप डिजाइन करना सीख लें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हमारे डिजाइन हो गए आए हैं। देखो यहाँ लिखा n/1, n/1 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, भाई क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको भी वही पढ़ेंगे और ये हमेशा क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। कैसे होगा उल्टा, जैसे पिछली वाली स्लाइड में हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है n/1 अगर लिखें तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अगर हम लिखिए n/2 तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अब इन दोनों से जरा देखो, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक दूसरे की ये रेसिप्रोकल हैं, तो रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल। v1 होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन टेक वन मीडियम एयर। अगर पहला मीडियम तुम्हारे पास नहीं दे रखा है तो क्या ले लेंगे हम, पहला मीडियम एयर मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बन जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है, फॉर्मूला आपका वही प्रयोग होगा जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम बराबर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ठीक है, ये बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। इस तरह के फॉर्मूले आप ध्यान रखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लाइट एंटर इनटू ए ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर आपको देख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ग्लास है जी। हाँ, वैक्यूम में आपको पता होता है। ठीक है, वैक्यूम में आपको दे रखा है स्पीड। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है 1.50, तो हम लोग फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है C/V। अगर हम लगा दें किसी मीडियम के लिए तो बन जाएगा C/Vm। ठीक है, तो C आपको मालूम है, Vm की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करोगे यहाँ पर Vg फाइंड करना है, Vg बराबर हो जाएगा Vv अपॉन में Ng। तो 3 × 10⁸ अपॉन में 1.50, आंसर होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज कितना लिखा है 4/3 लिखा होगा, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपके पास दे रखा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा वाटर में। फार्मूला वही प्रयोग करेंगे जो पहले वाला प्रयोग करा, तो यहाँ से 4/3 आपको दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में VW बराबर कितना आएगा
वी डब्ल्यू आएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कम हो गई, एयर में कितनी थी 3, यहाँ रहेगी 2.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33, गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर में जा रहा है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्टिव कितना है 1.33, देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था यहाँ पर दे रखा है आपको, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू वाटर मतलब वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर बराबर कितना है 1.33। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या करेंगे, सीधा सा वही लगा देंगे फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर बराबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर 1/1.33। ठीक है, तो देखो इस तरह से इसने सॉल्व किया है, तो आंसर कितना आएगा 0.75। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47, 1.33 रेस्पेक्टिवली, इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज लाइट ट्रेवल फास्टर। अब यहाँ पर हमने बताया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी कम। तो यहाँ पर आपको देखना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी कम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका है 1.47 मतलब टर्पेंटाइन। ठीक है, और ये कह रहा है कि फास्टर, तो फास्टर के लिए क्या करेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो तो कम किसका है वाटर का, तो वाटर आपका क्या होगा सही आंसर होगा, वाटर में लाइट की स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम एबव रिलेशन लाइट विल बी मैक्सिमम विच हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होगा तो वाटर के लिए क्या होगा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द गिवन मीडिया लाइट मूव फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किस में मूव करेगी, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो आइस हो गया। यूजिंग एबव टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर के वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है 1.33, सी की वैल्यू पता होती है आपको कितनी 3 इंटू 10⁸। ठीक है, तो एन डब्ल्यू बराबर क्या करोगे सी अपॉन वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू क्या होगा सी अपॉन एन डब्ल्यू, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, वी डब्ल्यू एन डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे रखी 1.33, आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आगे बात करते हैं। द पाथ ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू डिफरेंट मीडिया ए बी सी फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज शोन बिलो, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ मीडिया ए बी सी हैज़ मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो हमने बताया जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा वो लाइट रे ज़्यादा बेंड करेगी, वो ज़्यादा बेंड करेगी। तो ज़्यादा बेंड कौन कर रही है, देखो सबसे ज़्यादा बेंड कर रही है कौन सी वाली, ए वाली। देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका होगा, तो अपने हिसाब से देखो इसका ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। ठीक है, थ्रू विच ऑफ द थ्री मीडिया विल द स्पीड ऑफ लाइट बी मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगी ई वाले मीडियम में होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल आप देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है तीनों मीडियम के कंपेयर में, तो यहाँ पर कम बेंडिंग हो रही होगी, बेंडिंग कम तो स्पीड ज़्यादा। विल द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी बेंड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ए और बी में, तो ए में और बी में देखो लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे, यहाँ से हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूरी जानकारी ली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पूरा अच्छे से समझा, और जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते थे उनको भी हमने कवर किया।